नमस्कार बच्चों, आज आपको क्लास 10th हिंदी व्याकरण हम शुरू कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है और सुनना है। आपके क्लास 10th में विषय हिंदी जो व्याकरण में पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का आपका नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको सुनना है, समझना है। क्या है रचना के आधार पर वाक्य भेद? तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे कि पहले तो वाक्य को ही समझ लें कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम सुनेंगे वाक्य, समझेंगे कि वाक्य है क्या, किसको कहते हैं वाक्य। तो जान लीजिए, आपने हिंदी में सार्थक और निरर्थक शब्द सुने होंगे। सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द माने जिनका हमें अर्थ पता हो, यानी कि जो अर्थ से भरे हो, जो अर्थ से भरे ना हो, जिनका कोई मतलब ना निकलता हो, जिनका कोई अर्थ ही ना निकलता हो, वो कहलाते हैं निरर्थक। ठीक है ना। जैसे कभी बादल गरजते हैं तो बादल के गरजना कुछ बोल तो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ हमें पता नहीं चलती है, तो ऐसे शब्द निरर्थक कहलाते हैं। कभी कभी साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं खाना वाना, चलो खाना वाना खा लें। अब खाना का तो मतलब हम समझते हैं, इसलिए यहाँ पर खाना जो शब्द है ये आपका सार्थक शब्द हो गया और वाना हमने लगा दिया। इसका यहाँ पर कोई अर्थ हल नहीं होता है, कोई मतलब नहीं निकलता है, तो ये कहलाता है निरर्थक। तो यही आपको पहले जान लेना है कि वाक्य है क्या। तो सुन लीजिए, वाक्य की परिभाषा आपको बताती है, सिखाती है कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, यानी कि सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसमें, और व्यवस्थित तरीके से उनको सजा दिया जाए, उनका समूह बना दिया जाए, वो कहलाता है वाक्य। यानी कि शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है, अक्षर से मिलकर के शब्द बनता है। तो वाक्य क्या है? वाक्य की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है जो पूरी तरीका से अपना अर्थ प्रकट करे, पूरी तरीका से हमें अपना अर्थ प्रकट करे, अपने भाव को दर्शाए, वो वाक्य कहलाता है। जैसे देखना, जैसे हम एक वाक्य आपको बताएं कि मधुरिमा विद्यालय जाती है, ये हमने लिख दिया। जैसे कि मधुरिमा विद्यालय जाती है, मधुरिमा विद्यालय जाती है। तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा अर्थ आपको प्रकट करता है और सभी सार्थक शब्द इसमें दिए गए हैं, इसलिए ये क्या कहलाया? वाक्य। ठीक है ना। यानी कि सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमें पूरी तरीका से अर्थ प्रकट करे। ठीक है ना। जैसे हम एक दूसरा वाक्य आपके सामने बताएं कि शुभम बाजार जाता है, एक दूसरा सेंटेंस ले दिया कि शुभम बाजार जाता है, ये भी अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट करता है। ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो गए? सेंटेंस, वाक्य। समझ गए आप? वाक्य सार्थक शब्दों का समूह जो पूरी तरीका से अपने अर्थ को प्रकट करे। ठीक है ना, वो वाक्य हो गया। चलिए, एक चीज हमने जान ली कि वाक्य किसे कहते हैं पहले। अब दूसरी चीज आती है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, कितने अंग हैं वाक्य के? अगर कोई आपसे पूछ दे तो आपको साधारण तरीके से ये जान लेना है कि वाक्य के कोई भी सेंटेंस होता है उसके दो अंग होते हैं। एक को कहते हैं उद्देश्य और दूसरे को कहते हैं विधेय। उद्देश्य और विधेय, ठीक है कि नहीं, जिसको आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी कि यही वही इंग्लिश वाला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ये उसी को कहते हैं हिंदी में उद्देश्य और विधेय। तो ये दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, वाक्य के अंग हैं ये। ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार उद्देश्य क्या है, किसको कहेंगे हम उद्देश्य? उद्देश्य हम किसको कहेंगे? क्या होता है उद्देश्य? और विधेय क्या होता है? जो वाक्य के ये दो प्रकार के अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, इनका मतलब क्या है, कैसे समझेंगे? तो समझ लीजिए, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आया, कोई भी वाक्य आपको दिया गया,
और पूछा गया कि इसमें उद्देश्य और विधेय को अलग कीजिए। तो आप इतनी सी बात जान लीजिए कि आप सेंटेंस को पहले खूब ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है ना। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इतनी बात आपने जान ली। तो इसी तरीका से देखो, हमने ये 2 सेंटेंस आपको दिए हैं। पहला सेंटेंस लिखा है कि कोयल मधुर गीत गाती है, कोयल मधुर गीत गाती है। अब इसमें अगर हम पूछें कि इसमें आपका उद्देश्य कौन सा है, तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा? कोयल के बारे में, कि कोयल मधुर गीत गाती है। तो कोयल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर ये कोयल के बारे में बात हो रही है, कोयल के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आपका जो उद्देश्य होगा वो होगा कोयल, ठीक है। तो कोयल यहाँ पर उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है, वह उद्देश्य। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि रमा खाना पकाती है, रमा खाना पकाती है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि इस वाक्य में आपका उद्देश्य कौन होगा। तो समझ गए ना आप किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है? रमा के बारे में, रमा के बारे में। तो रमा यहाँ पर क्या हो गया? उद्देश्य, ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर रमा के बारे में बात हो रही है कि खाना कौन बना रहा? रमा बना रही है, रमा के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो ये शब्द आपके हो गए उद्देश्य। तो ये होता है आपका उद्देश्य, ठीक है ना। अब जो दूसरा शब्द आता है, वाक्य का दूसरा अंग जो है विधेय। अब प्रश्न उठता है कि विधेय किसे कहा गया है, किसको कहते हैं हम विधेय? तो समझ लीजिए, बिल्कुल उसका विपरीत कर दीजिए। उद्देश्य में क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में वाक्य में कुछ बताया जा रहा हो, वो उद्देश्य कहलाता है। और विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में, सेंटेंस में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यही आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है कि नहीं। यानी कि जैसे हमने एक सेंटेंस आपका ये लिखा कि सूरज, सूरज जो है, सूरज पूरब में निकला, सूरज पूरब में निकला। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? किसके बारे में बात हो रही? सूरज, सूरज यहाँ पर उद्देश्य हो गया कि क्योंकि सूरज के बारे में बात हो रही है कि सूरज कहाँ निकला? पूरब में निकला, ठीक है कि नहीं। तो उद्देश्य के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में, इस सूरज के बारे में क्या कहा जा रहा? कि सूरज पूरब में निकला। तो ये पूरा शेष बचा हुआ पूरा सेंटेंस आपका क्या हो गया? विधेय, ठीक है ना। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस आपका है कि चांद छिप गया है, चांद छिप गया है। चांद तो आपका उद्देश्य हो गया, क्योंकि चांद के बारे में बताया जा रहा। तो जिसके बारे में बताया जा रहा वो क्या है आपका? वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा वो उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा वो विधेय। तो ये उद्देश्य जो आपका चांद है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा? कि छिप गया है, छिप गया है, चांद छिप गया है। जो चांद उद्देश्य है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या हो गया? छिप गया। तो ये शेष बचा हुआ ये जो भाग बचा है आपके सेंटेंस का, ये आपका हो गया विधेय, ठीक है ना। इन पहले सेंटेंस में भी आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमने बताया था कि कोयल मधुर गीत गाती है। तो कोयल तो यहाँ पर उद्देश्य था, लेकिन इस कोयल के बारे में बताया जा रहा है, इस उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है कि वो मधुर गीत गाती है। तो ये शेष बचा हुआ जो वाक्य का भाग है, ये आपका क्या हो गया? विधेय। रमा खाना पकाती है, तो रमा यहाँ पर आपका उद्देश्य हो गया, लेकिन रमा इस उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा? कि खाना पकाती है। तो ये खाना पकाती, जो ये पूरा सेंटेंस जो बचा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका हो गया विधेय।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि वाक्य के जो दो अंग उद्देश्य और विधेय हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे। फिर से एक बार इसकी कोई आपसे अगर परिभाषा पूछ दे तो आप लोग ये बता सकते हो कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है ना। और विधेय के बारे में क्या बताओगे कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरब में निकला, छिप गया, आपका विधेय है। सूरज, चांद, कोयल, रमा, इन सेंटेंस में आपका उद्देश्य है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। वाक्य आपने समझ लिया और वाक्य के अंग आपने सुन लिए, समझ लिए, ठीक है कि नहीं, कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये दो अंग वाक्य के होते हैं, इनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब आगे सुनिए, आगे जो आपसे पूछ सकते हैं कि वाक्य के अंग, अभी वाक्य के अंग सुने, अब सुनिए वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, ठीक है ना। वाक्य के कितने भेद होते हैं तो सुन लीजिए ध्यान से। सामान्यतः वाक्यों का जब वर्गीकरण किया गया, वाक्यों का वर्गीकरण किया गया तो उस वर्गीकरण के आधार पर दो आधार दिए गए। वर्गीकरण को, वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है, दो आधारों पर वाक्यों का वर्गीकरण किया गया, समझ लीजिए। तो वाक्य के भेद जो हैं वो कितने हैं, दो आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। नंबर एक, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है ना। और दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि वाक्य भेद के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी कराइए, तो याद रख लीजिए, सामान्यतः वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर जो पहला है आपका वाक्य भेद, ये आपने क्लास 9th में पढ़ लिया होगा, ठीक है कि नहीं। क्लास 9th में आपके जो सिलेबस में आपके कोर्स में था वो था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें आपने कई वाक्य पढ़े होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है कि नहीं, विधानवाचक वाक्य, यानी 8-9 प्रकार के वाक्य आपने क्लास 9th में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में आपने पढ़े थे। तो ये तो क्लास 9th के लिए है, लेकिन आप लोग क्लास 10th में हैं, इसलिए जो आपके सिलेबस आपके कोर्स में है वो है आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद ये आपके सिलेबस में है और आपके कोर्स में है, इसलिए अब इससे तो अभी हमें मतलब नहीं, क्योंकि ये आपने क्लास 9th में पढ़ लिया है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है कि नहीं। तो हमें पढ़ना है आज रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है, कोर्स में है। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद जो हैं ये 3 हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए गए हैं, कोई पूछ दे कि रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हैं उसमें कितने भेद किए गए, तो इसमें 3 प्रकार के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद में 3 प्रकार के वाक्य सम्मिलित किए गए हैं, 3 प्रकार के वाक्य भेदित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं जो रचना के आधार पर वाक्य भेद में आप लोगों को पढ़ना है। इसमें नंबर फर्स्ट है आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य का आप अध्ययन करेंगे कि सरल वाक्य कैसे हैं, कैसे बनाए जाते हैं। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य आपको पढ़ना है। सरल वाक्य पढ़ेंगे, संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे। और तीसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद में तीसरा जो वाक्य आता है
वो है आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र भी कह सकते हैं या मिश्रित भी कह सकते हैं, मिश्रित वाक्य। तो ये 3 प्रकार के वाक्य आपके कोर्स में है। रचना के आधार पर वाक्य भेद में 3 प्रकार के वाक्य सम्मिलित किए गए हैं, 3 प्रकार से उनके भेद किए गए हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है ना, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। हाँ बच्चों, तो अभी आपने जैसे कि सुना कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के हमने बताए, 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है ना। अब इनको थोड़ी जान ले कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है। कैसे इनकी पहचान करेंगे, कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में भी पूछे जाते हैं। जैसे आपके पेपर में एक सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस कोई दे दिया, अब पहचानिए आप कि ये सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है। कैसे पहचानोगे आप, ठीक है कि नहीं। और कभी कभी आपके पेपर में चेंज करने के लिए भी आ जाता है। जैसे सरल वाक्य दिया उसको संयुक्त वाक्य में बदलो, या सरल वाक्य दिया उसको मिश्र वाक्य में बदलो, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलो, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। तो आप कैसे बदलोगे, ये पेपर में पूछ देते हैं। तो इसको हमें बहुत अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और सीखना भी है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि सरल वाक्य होता क्या है। क्या है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, ये सरल वाक्य आपका होता कैसे है, क्या है, इसके बारे में जान लें। जान लीजिए कि जो सरल वाक्य होता है वो स्वतंत्र उपवाक्य है। सरल वाक्य अपने आप में पूरी तरीका से स्वतंत्र उपवाक्य है। किसी प्रकार का उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं होता है, किसी प्रकार के 2 या 2 से अधिक सेंटेंस उसमें नहीं जुड़े होते हैं। अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र उपवाक्य होता है सरल वाक्य। ठीक है कि नहीं। तो कोई अगर आपसे पूछ दे कि आखिरकार सरल वाक्य है क्या, तो आप लोग बताओगे कि सरल वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य है। स्वतंत्र उपवाक्य है जिनमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से, ठीक है कि नहीं, सेंटेंस के जितने अवयव होते हैं, ठीक है नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब मिलकर के वाक्य बन जाता है। तो इनमें से या तो कुछ होंगे, कुछ घटक होंगे, या सभी घटक का योग होता है। ठीक है कि नहीं, वो सरल वाक्य होता है। फिर से सुन लीजिए, अपने आप में सरल वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है। स्वतंत्र उपवाक्य होता है, उसमें बीच में कहीं टुकड़े आपको नहीं मिलते, एक सीधी रेखा में वो आपको मिल जाए, बिना टुकड़ों के एक सीधी लाइन में आपको वाक्य मिल जाए, जिसके कहीं बीच में टुकड़े ना दिखाई दें। ठीक है कि नहीं। तो वो होता है आपका सरल वाक्य। अच्छा, दूसरे शब्दों में हम सरल वाक्य को समझें, ठीक है कि नहीं, तो कैसे समझेंगे। दूसरे शब्दों में अधिकांशतया जब सरल वाक्य दिए जाते हैं आपको, तो उसमें मेन एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अधिकांशतया वाक्यों में, सब में नहीं कह रहे हम, अधिकांशतया सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि उद्देश्य यानी कि कर्ता जिसके बारे में बता रहे हैं वो एक ही हो, कभी कभी आपको 2 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन वाक्य की जो मुख्य क्रिया होती है, वाक्य की जो मुख्य क्रिया होती है वो केवल एक होती है। याद कर लीजिए, कर्ता भले ही 2 मिल जाएं, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। ऐसे सेंटेंस आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। यानी कि सरल वाक्य अपने आप में पूरी तरीका से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, पूरा अर्थ एक सेंटेंस में पूरा करते हैं, और फिर भी तथापि ऐसे शब्दों का योग नहीं होता है। ठीक है कि नहीं। तो ये कहलाते हैं सरल वाक्य, जो अपने आप में स्वतंत्र अर्थ प्रकट करें, स्वतंत्र अर्थ दें हमको। ठीक है कि नहीं। इसमें अधिकांशतः वाक्यों में क्या होता है, एक कर्ता और एक क्रिया होती है, लेकिन कर्ता भले ही चाहे 2 हो जाएं सरल वाक्य में, लेकिन मुख्य क्रिया जो होगी वो हमेशा एक होगी। बस इतना याद कर लीजिए आप। अच्छा, इसको समझाने के लिए आप इन एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ जाओगे कि सरल वाक्य है क्या। सुन लीजिए, जैसे हमने पहला सेंटेंस आपका लिखा कि आयुष पढ़ रहा है, आयुष पढ़ रहा है।
अब बताओ, इसमें कोई टुकड़ा नहीं बीच में हो रहा है, सीधे एक सेंटेंस पूरा अर्थ दे रहा है, ये स्वतंत्र है अपने आप में, ठीक है कि नहीं। अगर कहते आयुष पढ़ रहा है, जैसे ये लिखा है, तो ये कैसा वाक्य हो गया? आपका सरल वाक्य, क्योंकि एक सीधा पूरा अर्थ स्वतंत्र रूप से ये सेंटेंस आपको दे रहा है, ठीक है, कहीं इसके टुकड़े नहीं हैं। अगर ऐसा कहते जैसे ही आयुष पढ़ने को बैठा वैसे ही बरसात होने लगी, जैसे ही आयुष पढ़ने को बैठा वैसे ही उसका फोन आ गया। अब देखो, जैसे ही आयुष पढ़ने को बैठा, यहां रुक गए, यहां टुकड़ा हो गया, तो ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य नहीं कहेंगे हम, ठीक है कि नहीं। जैसे मैं घर गया और फिर खेलने चला गया, अब यहां और शब्द, एक योजक शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं ऐसे सेंटेंस। लेकिन जो सरल वाक्य होता है अपने आप में सीधे एक स्वतंत्र वाक्य होता है, एक पूरा अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होता है, उसमें दो या दो से अधिक वाक्य नहीं जुड़े होते, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल, आयुष पढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं। आयुष कौन हो गया? आपका कर्ता हो गया, जो काम करता है। पढ़ रहा सीधी क्रिया हो गई, कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक है कि नहीं। वो स्वतंत्र अपना अर्थ प्रकट करता है, कोई इसमें बीच में जुड़ाव नहीं है, कोई भी योजक शब्द, ठीक है कि नहीं, कोई भी शब्दों का कैसा भी प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। दूसरा, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, भले यहाँ पर पुस्तक कर्म कर दिया, कर्ता कर्म क्रिया इन शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है, लेकिन पूरे अपने आप में ये स्वतंत्र वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है, कोई टुकड़े बीच में नहीं है, इसलिए ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे सरल वाक्य। अब देखना, भली सरल वाक्य बड़े भी हो सकते हैं, अब ऐसे नहीं कि काफ़ी लंबाई में लिख दिया तो अब समझ जाओ कि अब सरल वाक्य छोटे होते हैं, ठीक है कि नहीं। बड़े होने से कोई मतलब नहीं, अपने आप में वो स्वतंत्र वाक्य हो, स्वतंत्र उपवाक्य हो, कोई उसमें तोड़ मरोड़ बीच में ना हो, ठीक है, कहीं रुकावट बीच में ना हो, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाएंगे। जैसे आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है, हम कहीं नहीं रोके, कहीं नहीं रोके, सीधे एक लाइन में इस वाक्य को हमने कह दिया, आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है, कर्ता कर्म क्रिया सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे वाक्य कैसे कहलाएंगे? आपके सरल वाक्य। अगला सेंटेंस देख लीजिए, वे वहां क्यों गए हैं। अब भले ही हम प्रश्न पूछ रहे, भले ये प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन इस प्रश्नवाचक वाक्य को भी हम सरल वाक्य कहेंगे, क्योंकि ये वाक्य भी अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट करता है, कहीं भी इसमें रुकावट या जुड़ावट बीच में नहीं हो रही है कि दो वाक्य जुड़ गए हों, तो ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। देखिए, और अब देखिए, यहां पर हमने कहा था कि जो मुख्य क्रिया होती है सरल वाक्य में वो हमेशा एक होती है, कर्ता भले ही दो हो जाएं, लेकिन अधिकांशतः वाक्यों में कर्ता भी एक होता है, लेकिन किसी किसी वाक्य में कर्ता दो भी दिए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य क्रिया होती है, वाक्य की सेंटेंस की मेन वर्ब होती है, वो सिर्फ एक होती है। जैसे इस उदाहरण में देख लीजिए, हमने जानबूझ के उदाहरण आपके सामने लिखा, क्या लिखा हुआ है? रेखा और कुसुम खाना खा रही है। अब बताइए, खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है? रेखा खा रही है खाना और कुसुम भी खा रही है, लेकिन इस सेंटेंस में रुकावट नहीं है, ये दोनों कर्ताओं को सिर्फ जोड़ रहा है, ये सब करने वालों को जोड़ रहा है, सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा कि दो सेंटेंस जुड़े हुए। इसमें दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस इस वाक्य में नहीं जुड़े हैं, सिर्फ कर्ता का मिलाप कर रहा है ये और शब्द सिर्फ कर्ता को जोड़ रहा है। तो यहां पर दो कर्ता हैं, खाने का कार्य ये रेखा भी कर रही है और सुमन भी कर रही है, ठीक है ना। तो कर्ता भले ही दो हैं, लेकिन मेन क्रिया इसमें खाने की जो हो रही है वो एक ही है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य आपके कहलाते हैं सरल वाक्य, ऐसे वाक्य आपके सरल वाक्य। जैसे एक और उदाहरण, जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस को ले दिया, लेकिन फिर भी ये सरल वाक्य है। क्या लिख दिया? विजय नहीं लिख रहा है, विजय नहीं लिख रहा है, अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है, कोई दो या दो से अधिक उपवाक्य इसमें नहीं जुड़े हैं, इसलिए ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? सरल वाक्य, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण और हम चलो थोड़ी बड़ा सा दे दें, मैं मेरठ होता हुआ 2 दिन बाद दिल्ली पहुंचूंगा।
मैं मेरठ होता हुआ 2 दिन बाद दिल्ली पहुंचूंगा। आपको थोड़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इस सेंटेंस को आप देखिए, कहीं भी रुकावट नहीं है, कहीं भी 2 उपवाक्य इसमें नहीं जुड़े हैं, एक ही स्वतंत्र उपवाक्य है ये। तो बड़ा होने के बावजूद भी ये कैसा है, देखिए क्रिया, मैं मेरठ होता हुआ 2 दिन बाद दिल्ली पहुंचूंगा, कर्ता मैं, कर्ता एक है इसमें, दिल्ली पहुंचने का कार्य हो रहा है, मेन क्रिया क्या है, पहुंचना, तो यहां पर मेन क्रिया एक है, ठीक है कि नहीं, मुख्य क्रिया एक है। तो बड़ा होने के बावजूद भी अपने आप में ये सेंटेंस स्वतंत्र अर्थ प्रकट करता है, इसमें किसी भी प्रकार के 2 या 2 से अधिक उपवाक्य नहीं जुड़े हैं, ठीक है कि नहीं, स्वतंत्र अर्थ दे रहा है ये इतना बड़ा होने के बावजूद भी, एक ही इसमें मुख्य क्रिया है, अतः ये सेंटेंस भी आपका सरल वाक्य है, ठीक है ना। जैसे एक चलिए वाक्य और पूछ दें आपसे, बताइए ये कौन सा वाक्य होगा। अरविंद ने अनीता से पाठ पढ़वाया। अरविंद ने अनीता से पाठ पढ़वाया, ठीक है कि नहीं, खुद पाठ नहीं पढ़ रहा, भली इसमें प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरे को सहयोग करके क्रिया हो रही है, दूसरे से कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन ये सेंटेंस भी अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट करता है। इसमें पढ़वाने की क्रिया मेन चीज हो रही है, पढ़वाने की एक मेन क्रिया है, ठीक है कि नहीं, इसलिए ये सेंटेंस भी आपका कैसा है, सरल वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है कि नहीं, ये सेंटेंस भी आपका सरल वाक्य है महेंद्र सर, ये सेंटेंस भी आपका कैसा है, सरल वाक्य। तो आप लोग सरल वाक्य समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं। फिर से एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिए कि सरल वाक्य वास्तव में अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य होता है, इसमें कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, क्रिया भी हो सकती है कि नहीं, जितने इसके अवयव हैं उनमें से कुछ घटक हो सकते हैं या सभी का समावेश उस सरल वाक्य में हो सकता है, ठीक है कि नहीं। सरल वाक्य में अधिकांशतः एक कर्ता और कभी कभी 2 कर्ता भी प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन जो उसकी मेन क्रिया होती है वो एक ही होती है। सरल वाक्य कहीं से 2 उपवाक्यों से जुड़ा नहीं होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक सेंटेंस कभी नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है कि नहीं। ये अपने आप में एक होता हुआ भी पूरा अर्थ प्रकट करता है, इसमें कहीं भी बीच में टुकड़े या योजक शब्द, किंतु, परंतु, अन्यथा, और, ठीक है कि नहीं, ये ऐसे योजक शब्द नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर कहीं भी आपको मिल जाए तो वो कैसे वाक्य कहलाएंगे, सरल वाक्य, ठीक है कि नहीं। तो संभवतः यह कोशिश हमने की, आपको यह आज सरल वाक्य समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य किसको कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, और मिश्र वाक्य क्या है, उनको कैसे पहचानें। उसके बाद में फिर आप लोग पढ़ोगे एक दूसरे का परिवर्तन, सरल को संयुक्त में कैसे बदलें, सरल को मिश्र में कैसे बदलें, उनको इस वाक्य में कैसे बदलें, ठीक है ना। इस सब चीज़ों की हम लोग जानकारी करेंगे। तो अभी इस पार्ट को, ठीक है कि नहीं, जो हमने वाक्य पढ़ा, वाक्य के अंग पढ़े, वाक्य के भेद पढ़े, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं उनको समझ लिया, और उसका जो पहला भाग सरल वाक्य है उसको हमने विस्तार से समझा। तो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। बार बार इस वीडियो को देखना है, सुनना और समझना है, कहीं इस चीज़ में दिक्कत होती है तो आपको पूछना है। इसलिए अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।